नमस्कार। अगर जवाहरलाल नेहरू ये एक गलती नहीं करते तो आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ठीक पास के इलाके में भारत का दबदबा होता। ईरान का वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ईरान के पास से निकलने वाला, जो आज दुनिया की इकोनॉमी का केंद्र बिंदु बन चुका है, उसके ठीक पास में ग्वादर पोर्ट है, जहां आज चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक मजबूत रणनीतिक बढ़त बना चुका है। वो ग्वादर पोर्ट आजादी के बाद में भारत को मिलने वाला था। वो ग्वादर पोर्ट ओमान के आधिपत्य का, ओमान की संपत्ति हुआ करता था, जिसे भारत को ओमान के सुल्तान ने ऑफर किया, लेकिन भारत ने खरीदने से क्यों मना कर दिया और उसके बाद में कैसे पाकिस्तान ने वो इलाका खरीद लिया, इसी को लेकर आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब हम आजादी के बाद के दौर की बात करते हैं 1950-60 के दशक की, तो उस समय ओमान के सुल्तान थे सैयद बिन तैमूर, यानी कि 1932 से 70 तक, और 1970 से 2020 के बाद के इस दौर में भी कबूस बिन सैयद अल सैद यहां के सुल्तान थे। ये दोनों पिता पुत्र 1932 से लेकर के 2020 तक के शासनकाल को देखें तो इनका भारत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था। जो सैयद बिन तैमूर थे, उन्होंने साल 1922 से लेकर के 1927 तक राजस्थान के अजमेर में एक मेयो कॉलेज है, वहां से इन्होंने एजुकेशन हासिल की थी। मेयो कॉलेज से एजुकेशन हासिल करने के बाद में जब वो ओमान लौटे तो उनके पिता ने उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एक्टिव किया और उसके बाद में वो 1932 में उन्होंने गद्दी संभाली। उनके जो बेटे थे कबूस बिन सैयद अल सैद, उन्होंने भी भारत के अंदर ही एजुकेशन हासिल की, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर में। और शंकर दयाल शर्मा इनके शिक्षक हुआ करते थे। वो शंकर दयाल शर्मा जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे, और राष्ट्रपति बनने के बाद में, उससे पहले एक तस्वीर दिखाऊं, ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में है। कबूस बिन सैयद अल सैद की तस्वीर 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी ओमान के दौरे पर गए थे तब की तस्वीरें हैं। कबूस बिन सैयद अल सैद की अगर तस्वीरों की बात करें, जो बाद में ओमान के सुल्तान बने, और उनके शिक्षक महाराष्ट्र के पुणे में जो शंकर दयाल शर्मा थे, भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद में 3 अक्टूबर 1996 की जब ओमान यात्रा पर गए थे, तब वो सुल्तान वहां के बन चुके थे तब तक वो। और वहां के सुल्तान हमारे राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल तोड़ करके एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। और ऐसा कहा जाता है, ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये शंकर दयाल शर्मा की है, वहां के सुल्तान कबूस की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान सुल्तान कबूस ने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके शंकर दयाल शर्मा की गाड़ी भी खुद ड्राइव की थी। अब आपने भारत के साथ में इन पिता पुत्र के संबंधों को समझ लिया और क्लोजनेस को भी महसूस कर लिया। अब थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर जाते, नक्शे के जरिए समझते हैं। ये आपको भारत का नक्शा दिख रहा है आज का, ये पाकिस्तान का नक्शा आपको दिख रहा है, लेकिन उस समय तो भारत और पाकिस्तान, पहले तो अपन एक ही थे, तो अपन ये समझे कि ये भारत का नक्शा है। फिलहाल के लिए आप उनको ये समझे। उसके बाद में ये ईरान है, भारत से जस्ट लगता हुआ। पहले भारत और ईरान की सीमाएं मिलती थी। ईरान से ठीक पास में अंदर की तरफ एक ग्वादर पोर्ट है। ये इलाका पहले हुआ करता था ओमान का। ओमान अगर देखें तो यहां से समंदर पार करके जब सऊदी अरब और यूएई की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले ओमान आता है। ये जो मस्कट है ओमान की राजधानी है, पूरे किनारे पर में है। आबू धाबी से इधर ठीक पास में लगता हुआ ये यूएई की राजधानी आबू धाबी है, और यहां पर पास में ये ओमान है। तो हुआ ये था, अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें कि ओमान के पास में समंदर के पार इंडिया की छोटी सी जमीन का हिस्सा कैसे था, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में जब जाएंगे तो हमें ये नक्शे को, पहले तो आप ग्वादर पोर्ट का नक्शा समझिए। ये भारत का, वैसे तो पाकिस्तान है, उसके अंदर ये आपको बलूचिस्तान का नक्शा दिख रहा है। बलूचिस्तान के अंदर ये बिल्कुल कॉर्नर पर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जो समंदर के अंदर यूं धंसा हुआ सा, निकला हुआ सा दिख रहा है, जिसको आप बड़े मैप में ऐसे भी देख सकते हैं। वैसे ग्वादर पोर्ट को हथौड़े जैसी आकृति का कहा जाता है। ये समंदर है, जो नीला नीला दिख रहा है साइड में, ये समंदर है। जमीन का टुकड़ा अंदर तक गया हुआ है और फिर वापस ऐसे बाहर निकलता है। ये ग्वादर का नक्शा है। कहानी की शुरुआत 1783 से होती है, जब ओमान के अंदर सत्ता संघर्ष चलता है और सैयद बिन अहमद वहां की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। जब वो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो उनके प्रतिद्वंदी सुल्तान बिन अहमद वहां से इलाका छोड़ करके, ओमान को छोड़ करके, समंदर पार करके ग्वादर आ जाते हैं। ये बलूचिस्तान से लगा हुआ ग्वादर का इलाका है, और बलूचिस्तान के अंदर भी कलात रीजन था। तो उस समय वहां के खान ऑफ कलात के नाम से फेमस थे मीर नूरी नसीर। उन्होंने उनको यहां पर रहने के लिए सुल्तान बिन अहमद को यहां पर बसाया था। कुछ गांव दिए गए थे, समुद्री इलाके की कुछ जमीन दी गई थी। सुल्तान बिन अहमद ने यहीं पर रहकर के ओमान पर हमले किए, यहीं पर रहकर बार बार ओमान पर हमले किए,
और आखिरकार उन्होंने वहां की सत्ता पर कब्जा किया। समय ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो ग्वादर पोर्ट है वहां पर ओमानी किला बनाया गया था, जो वो भी आज प्रमाण के तौर पर है कि ये इलाका किसी दौर में ओमान के पास में था। वहां के शाही बाजार की बिल्डिंगों की तस्वीरें देखेंगे, घरों की तस्वीरें देखेंगे तो वो भी ओमानी जो स्थापत्य कला है उससे जुड़ी हुई है। वहां दो गांव बसाए थे उस समय, सुरबंदर और पेशुकन, वो आज भी अपने इस प्रमाण को लिए हुए चलते हैं। 1792 में सुल्तान बिन अहमद ने आखिरकार बार बार यहां से अटैक करते करते यहां की गद्दी को हासिल कर दिया और वो ओमान के सुल्तान बन गए। ओमान के वो सुल्तान तो बने, लेकिन जो ग्वादर पोर्ट वाली जमीन थी वो उनके पास ही रही। चूंकि वो ओमान के सुल्तान बन चुके थे, समंदर पार के दूसरे इलाके की वो छोटी सी जमीन का हिस्सा था, उसको उनके लिए रखना और ऑपरेशंस चलाना मुश्किल था। समय समय पर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में ब्रिटिश तब तक विस्तार कर चुके थे। तो ये जो ग्वादर पोर्ट वाला इलाका था, जो ओमान की जमीन थी, इसका जो मैनेजमेंट है वो तो था ब्रिटिश आर्मी के पास में, लेकिन मालिकाना हक था ओमान के पास में। और इसके बदले ब्रिटिशर्स उनको थोड़ा बहुत समय समय पर पैसा देते रहते थे कि इसका मैनेजमेंट हमारे पास में है, हम इसको काम में लेते रहेंगे, इसके बदले आपको ये मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन इसका मालिकाना हक आप ही के पास में रहेगा। चूंकि समय समय पर व्यवस्थाएं ऐसी बदलती रही कि ओमान के सुल्तान ने बार बार कोशिश की कि क्या किराए पर पैसे लेते रहे, ये बेच ही देते, अगर ढंग का पैसा मिलता है तो हम एक बार में बेच देंगे, लेकिन पैसा ढंग का मिले। 1895 में प्रयास हुए, कामयाबी नहीं मिली। 1904 में भी ऑफर दिया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 1914 के अंदर ग्वादर या दोफर में से कोई एक इलाका देने की भी पेशकश की गई, लेकिन वो भी बात नहीं बनी। 1939 के अंदर जब मस्कट में टॉक चलती है, पॉलिटिकल एजेंट, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन टॉम हिकिनबॉथम, उनके साथ में चर्चा के दौरान भी ग्वादर को ब्रिटिश भारत सरकार को सौंपने का सुझाव दिया गया था, लेकिन तब भी कोई फैसला हुआ नहीं। समय बदला, 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के साथ में ही हमको विभाजन पेश करना पड़ा। विभाजन के बाद में भी ये इलाका, भले ही पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान भी तब पाकिस्तान के इलाके में नहीं था, अधिकार क्षेत्र में नहीं था, कलात रीजन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने हमला करके, जिस तरह से हमारे कश्मीर पर हमला किया था, वैसे ही बलूचिस्तान पर हमला करके बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन जो ग्वादर वाला इलाका था, जो ओमान के जो मालिकाना हक वाला इलाका था, छोटा सा, वो तब भी ओमान के पास में रहा। लेकिन बदलते समय के साथ में, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में जो डिटेलिंग बताई गई है उसके अनुसार साल 1956 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ओमान के सुल्तान ने ये ग्वादर पोर्ट वाली जमीन खरीदने का ऑफर दिया था। ये जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट है वो दो लोगों के हवाले से छापी गई है। पहला, परमीत पाल चौधरी, जो फॉर्मर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है उसके मेंबर थे। दूसरा, ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल, जो रिटायर ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल है, उनके हवाले से इंडिया टुडे की रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक 1956 के अंदर भारत सरकार को यह ऑफर दिया गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ, क्योंकि आजादी के बाद भले ही देश का विभाजन हो गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि हमें पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखने, और अगर हम ग्वादर वाली जमीन लेंगे तो यह पाकिस्तान के लिए एक उकसाने वाली कार्रवाई होगी, इसलिए नहीं लेंगे। ये डिप्लोमेट्स भी ये मानते हैं कि शायद उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी जो लेना संभव नहीं था। कई अलग अलग रिपोर्ट्स में यह भी बताया जाता है कि भारत का जो जैन समुदाय था, जब सरकार नहीं खरीद पा रही थी, तो जैन समुदाय, जो उस समय भारत का आर्थिक रूप से सबसे संपन्न तबका था, उसने यह प्रपोजल दिया था कि हम ये जमीन खरीदना चाहते हैं। हालांकि इसका कोई धार्मिक महत्व हो ऐसा कोई दस्तावेजों में बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स में जैन समुदाय का जिक्र जरूर है कि सरकार को जब ऑफर नहीं था तो जैन समुदाय ने इस बात को अप्रोच किया था। लेकिन जब पाकिस्तान को यह सूचना मिल गई कि ओमान ने भारत को इस तरह का, क्योंकि भारत ने इस जमीन को खरीदने पर सहमति नहीं दी थी, कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी, इसलिए कोई डॉक्यूमेंट लेवल पर कोई प्रोसीड हुआ नहीं था। लेकिन जो बैकडोर चैनल से जो बातें चल रही थी उसकी पाकिस्तान को पता चला। पाकिस्तान ने उसको फटाफट करते हुए ब्रिटेन, चूंकि जब पहले के एग्रीमेंट थे वो ब्रिटेन के साथ में ब्रिटिश भारत के दौर के थे, इसलिए ब्रिटेन को बीच में रखते हुए ओमान के साथ बातचीत की, और जब भारत सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो फिर आखिरकार मजबूरी में ओमान के सुल्तान ने इस जमीन को पाकिस्तान को बेचने का फैसला लिया। और उस समय पाकिस्तान को यह जमीन 30 लाख पाउंड में बेची गई थी। 30 लाख
पाउंड में ये जमीन उस समय पाकिस्तान को बेची गई थी। हालांकि आज ओमान के साथ में भारत ने अपने समझौते को एक कदम आगे और बढ़ाया है। अब जरा इस नक्शे को देखिए, ये भारत का नक्शा आपको दिख रहा है, ये बीच में समंदर है, समंदर के ठीक पार में ये ओमान के जो एक पोर्ट ऑफ दक्म है, पोर्ट ऑफ दक्म, या शॉर्ट में कह दो कि दक्म पोर्ट। दक्म पोर्ट को भारत ने, जो अभी फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट हुई है उसमें दक्म पोर्ट के मेंटेनेंस और उसको भी भारत सरकार के साथ में एक डील हुई है, जिसके तहत भारत अपना माल यहां पर उतारेगा, यहां से लोड भी करेगा, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब आप सोचिए कि यह समुद्री इलाका है, इसके ठीक ऊपर यहां पर ग्वादर पोर्ट था। अगर ग्वादर पोर्ट भी इंडिया के पास होती, ये इधर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निकलता। अगर मैं आपको डिटेल में नक्शे के जरिए समझाऊं तो अब जरा इसमें देखिए आप, ये इंडिया आपको दिख रहा है, बीच में ये समंदर है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक दरवाजे के ऊपर ये पोर्ट हमारे पास में होता, ग्वादर पोर्ट, उसके बाद में ठीक ईरान के अंदर चाबार पोर्ट, तो हमारे वैसे भी आज ईरान के साथ डील चल ही रही थी और चाबार पोर्ट हमारे पास आ ही रहा है, इधर दक्म पोर्ट होता, तो इस पूरे 1, 2 और 3 पोर्ट हमारे पास में होता, तो यहां स्ट्रेटेजिक तौर पर हम इतने मजबूत हो जाते। दूसरा, आज ग्वादर पोर्ट का लालच देकर के पाकिस्तान चीन को पाकिस्तान में लाने पर मजबूर कर रहा है, बड़ा पैसा निवेश कराने मजबूर कर रहा है। उस ग्वादर पोर्ट के भी ठीक पास में एक और पोर्ट है पाकिस्तान का, पसनी पोर्ट, जो लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है। उस पसनी पोर्ट को अब पाकिस्तान अमेरिका को देने की चाल चल रहा है, ताकि इस इलाके में अमेरिका और चीन दोनों महाशक्तियों की अगर मौजूदगी होगी तो इंडियन नेवी कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाएगी। उस समय जवाहरलाल नेहरू के इस फैसले को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? फैसला सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।